सवाल दिया है कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर combine to form calcium hydroxide. This is an example of both combination reaction and exothermic reaction. सवाल दिया है इन द ब्रिज टाइप सर्किट shown below the diode is considered ideal. The ratio of primary and secondary turns is 4 संबंधी एक. What is the DC आउटपुट वोल्टेज? देखिए यहाँ पे DC आउटपुट वोल्टेज का मान पूछा है. DC आउटपुट वोल्टेज का मतलब होता है एवरेज वोल्टेज. और देखिए आउटपुट एवरेज वोल्टेज बराबर हम जानते हैं V एवरेज बराबर होता है 2Vm बटा के पाई. यहाँ पे Vm जो है वह पीक मान होता है वोल्टेज का. यहाँ पर देखिए जो सप्लाई दिया है प्राथमिक वाला उसका प्राइमरी का जो वोल्टेज दिया है वह 230 वोल्ट दिया है और यह 230 वोल्ट जो है कि RMS मान दिया है. तो इसका पीक मान हो जाएगा 230 गुणे के करड़ी में 2 पीक मान हो जाएगा. अब देखिए इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में टर्नों का अनुपात दिया है 4 संबंधी 1. तो जिस अनुपात में टर्न होते हैं उसी अनुपात में वोल्टेज भी होता है. तो देखिए दूसरे तरफ जो दाहिनी साइड जो वोल्टेज हो जाएगा उसका मान हो जाएगा करड़ी में 2 गुणे के 230 बटा के 4. तो अब देखिए आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो हम जानते हैं कि होता है 2Vm बटा के पाई यानी 2 बटे के पाई गुणे के करड़ी में 2 गुणे के 230 बटा के 4. और देखिए एक मान याद रखें कि पाई बटा के 2 करड़ी में 2 का मान 1.11 होता है तथा 2 करड़ी में 2 बटे के पाई का मान होता है 0.9 होता है. तो यहाँ से हो जाएगा 0.9 गुणे के 57.5 यानी 52 वोल्ट आ जाएगा आउटपुट. सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ प्योरिटी ऑफ द पावर आउटपुट ऑफ ए पावर सप्लाई. तो इसका हो जाएगा रिपल फैक्टर. देखिए जो रेक्टिफायर होता है उसका आउटपुट DC होता है तथा उस DC की प्योरिटी बताता है जो रिपल फैक्टर होता है वही. और देखिए एक होता है इन्वर्टर. इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है वह AC होता है और इस AC का प्योरिटी जो बताने वाला फैक्टर होता है वह THD होता है. इसका फुल फॉर्म होता है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन. देखिए रिपल फैक्टर डिफाइन एज VAC बटे के VDC. रिपल फैक्टर बराबर होता है मतलब कि AC का RMS मान बटा के DC वोल्टेज. देखिए रिपल फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज. देखिए रिपल फैक्टर बराबर होता है हम जानते हैं करड़ी में फार्म फैक्टर का स्क्वायर -1. और देखिए फार्म फैक्टर बराबर होता है VRMS बटा के V एवरेज. यानी कि यहाँ से आंसर हो जाएगा करड़ी में VRMS बटे के V एवरेज का होल स्क्वायर -1. सवाल यह ए सिलिकॉन डायोड ऑपरेटिंग एट ए टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन हैज़ ए बायस करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर. फाइंड द डायनामिक रेजिस्टेंस. देखिए जो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है इसे AC रेजिस्टेंस भी कहते हैं क्योंकि जो डायनामिक रेजिस्टेंस आता है वह AC सप्लाई के कारण आता है. देखिए इसके 2 फार्मूले होते हैं. पहला डायनामिक रेजिस्टेंस बराबर होता है चेंज इन वोल्टेज बटा के चेंज इन करंट अथवा V2 - V1 बटा के I2 - I1. और देखिए एक दूसरा फार्मूला होता है डायनामिक रेजिस्टेंस बराबर ईटा इंटू VT बटा के IF. अब देखिए यहाँ पे ईटा देखिए 1 होता है जर्मेनियम के लिए तथा ईटा का मान 2 होता है सिलिकॉन के लिए. देखिए यहाँ पे जो ईटा होता है वो रिकॉग्नाइजेशन फैक्टर होता है. ईटा को रिकॉग्नाइजेशन फैक्टर बोलते हैं. और देखिए यहाँ पे VT जो होता है वह थर्मल वोल्टेज होता है जो कि हर एक टेम्परेचर पर अलग अलग होता है. तो देखिए 300 केल्विन पर टेम्परेचर पर जो थर्मल वोल्टेज VT का मान होता है वह 26 मिली वोल्ट होता है. और देखिए यहाँ पे IF जो कि फॉरवर्ड करंट है इसका मान दिया है 2 मिली एम्पियर. यानी कि
आर डायनामिक बराबर हो जाएगा 2 गुणे के 26 बटा के 2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 26 ओम इसका आंसर आ जाएगा। सवाल दिए गए निवेश भी आई के लिए निर्गत तरंग रूप का पता लगाएं। मान लें कि डायोड आइडियल है। देखिए इस सर्किट में केवल सिंगल डायोड लगा हुआ है, तो इसका दो रूप होता है, या तो डायोड ऑफ होगा या तो डायोड ऑन होगा। अब देखिए डायोड ऑफ कैसे होता है, तो जब एनोड टर्मिनल का जो वोल्टेज का मान है वह कम होगा कैथोड के टर्मिनल के वोल्टेज से, तो उस समय डायोड जो होगा वह ऑफ होगा, तथा ऑन कब होगा, जब एनोड टर्मिनल का वोल्टेज का मान ज़्यादा होगा कैथोड से, तो उस समय डायोड ऑन होगा। यहाँ पर देखिए जो सप्लाइड वी आई जो दिया जा रहा है डायोड को, वह उसका ग्राफ दिया गया है। उसका लोअर वैल्यू है -2 वोल्ट तथा हायर 10 वोल्ट है। देखिए जब डायोड ऑन होगा तो उस अवस्था में फिगर देखिए इस प्रकार फिगर बनेगा, और फिर उस अवस्था में देखिए जो इनपुट वोल्टेज है वह वी आई तथा जो शंट का वोल्टेज है वी के तथा जो आउटपुट वोल्टेज है V0 दोनों बराबर होंगे। और देखिए कब वोल्टेज डायोड ऑन होगा, जब वी आई का मान वी के से बड़ा हो, और यहाँ पे दिया गया है कि जो वी के का मान है वह 2 वोल्ट है, तो मतलब कि जब 2 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज होगा वी आई का, तभी जाकर डायोड ऑन होगा। अर्थात कि सप्लाई वोल्टेज जो अगर 2 वोल्ट से ज़्यादा होगा तभी डायोड ऑन होगा, नहीं तो ऑफ होगा। और देखिए जब ऑफ हो जाएगा तो उस समय जो डायोड है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। उस समय देखिए आउटपुट वोल्टेज का मान 2 वोल्ट ही रहेगा, अर्थात कि आउटपुट का ग्राफ इस प्रकार होगा। देखिए 2 वोल्ट से लगाई 10 वोल्ट तक रहेगा, मतलब कि 2 वोल्ट से यदि 10 वोल्ट के बीच में वी आई का मान होगा तो उस समय डायोड काम करेगा, नहीं तो ऑफ रहेगा। तो इसका आंसर जो होगा बी वाला हो जाएगा। चित्र में दर्शाए गए डायोड का अग्र प्रतिरोध 5 ओम है। स्रोत विद्युत धारा का दिष्ट धारा अवयव है। द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड शोन फिगर इज 5 ओम। द डीसी कंपोनेंट ऑफ द सोर्स करंट इज। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के 4 कंपोनेंट निकाला जाता है। पहला देखिए एवरेज वैल्यू, हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू V0 बराबर होता है Vm बटा के पाई, तथा हाफ वेव रेक्टिफायर का RMS मान V0 बराबर होता है Vm बटा के 2। और देखिए यदि करंट का एवरेज मान निकालना हो तो कुछ नहीं करना पड़ता है, जो वोल्टेज का एवरेज वैल्यू होता है उसमें रेजिस्टेंस का भाग कर देते हैं। और यदि करंट का RMS मान निकालना होता है तो जो वोल्टेज का हाफ वेव रेक्टिफायर का जो हाफ वेव रेक्टिफायर के वोल्टेज का जो RMS मान होता है उसमें रेजिस्टेंस से भाग लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे सोर्स करंट पूछा है, तो देखिए इस चित्र में जो सोर्स करंट IS है तथा जो लोड 4500 में जो करंट जा रही है I0 दोनों सेम ही है। देखिए यहाँ पे पूछा है सोर्स करंट का DC कंपोनेंट पूछा है, जो कि आउटपुट के DC करंट के ही समान है, जो कि आउटपुट करंट का एवरेज मान के बराबर होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि एवरेज करंट बराबर होता है एवरेज वोल्टेज बटा के रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे एवरेज वोल्टेज हो जाएगा Vm बटा के पाई, और देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस R का मान हो जाएगा 45 + 5 यानी 50 ओम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा Vm बटा के 50 पाई।
सवाल दिया है व्हाट इज द मिनिमम पीक इनवर्स voltage required for a diode used in a full wave rectifier circuit using a center tapped transformer with a secondary voltage of 50 to 50 RMS। देखिए सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर का पीक इन्वर्स वोल्टेज का मान होता है 2 VM। और देखिए VM बराबर हम जाते हैं करंट में 2 गुणा के VRMS। देखिए यहाँ पे RMS वोल्टेज का मान दिया है 50, तो देखिए VM का मान हो जाएगा 50 इंटू करंट में 2। और देखिए तब पीक इन्वर्स वोल्टेज का मान हो जाएगा 2 गुणा के 50 करंट में 2, यानी कि 100 करंट में 2 यानी 141.4 वोल्ट आ जाएगा आंसर। देखिए सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, यहाँ पे 50 वोल्ट दिया है। इसका मतलब यह है कि देखिए यहाँ से ऊपर जो है कि 50 वोल्ट तथा फिर यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पर 0 वोल्ट और फिर देखिए नीचे 50 वोल्ट। और देखिए यह जो जोड़ा गया है बीच में वो लोड जोड़ा गया है। और देखिए यहाँ पर 2 ठो डायोड जोड़े गए हैं। हम पढ़े हैं सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर का पीक इन्वर्स वोल्टेज होता है 2 VM तथा VM बराबर होता है करंट में 2 गुणा के VRMS। कभी भी किसी को भी AC सप्लाई देते हैं तो उसका VAC बराबर होता है VM इंटू साइन ओमेगा टी तथा जो AC का RMS मान VRMS बराबर होता है VM बटा के करंट में 2। तो यहाँ से VM बराबर हो जाएगा करंट में 2 गुणा के VRMS। और देखिए यहाँ पे VRMS जो है वह सप्लाई वोल्टेज का है। देखिए यहाँ पे जो यह डायोड है इसको सप्लाई कर रहा है और सेकेंडरी का सप्लाई, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी का ही RMS मान को लेंगे जो कि 50 दिया है। सॉल्व द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर्ड टू द लोड एंड AC रेटिंग ऑफ पावर सप्लाइड बाय द ट्रांसफार्मर इन ए रेक्टिफायर सर्किट इज नोन एज ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। देखिए यहाँ पर दिया है रेक्टिफायर सर्किट और रेक्टिफायर में जो लोड का पावर होता है वह DC होता है। यहाँ पे बोला है देखिए पावर डिलीवर्ड टू द लोड। देखिए रेक्टिफायर जो होता है वह लोड को पावर जो डिलीवर करता है उसका बटा में जो होता है AC रेटिंग ऑफ पावर सप्लाइड बाय ट्रांसफार्मर। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर जो पावर को सप्लाई करता है वो एपारेंट पावर को सप्लाई करता है, यानी पावर डिलीवर्ड टू द लोड बटा के एपारेंट पावर ऑफ सप्लाई, इसका रेशियो होता है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। मतलब कि देखिए ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर बराबर हो जाएगा आउटपुट पावर जो कि DC है रेक्टिफायर द्वारा बटा के VS RMS मतलब सोर्स का RMS वोल्टेज गुणा के IS RMS यानी सोर्स का RMS करंट। देखिए यहाँ पे VS RMS गुणे के IS RMS जो यह मान है इसे ट्रांसफार्मर की रेटिंग बोलते हैं। देखिए रिपल फैक्टर बराबर होता है AC वोल्टेज बटा के DC वोल्टेज। सवाल दिया है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 200 साइन 314 T इज अप्लाइड टू ए हाफ वेव रेक्टिफायर विच इज एंड सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट अज्यूमिंग एन आइडियल डायोड। देखिए यहाँ पे बोला है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब एक ठो सिंगल डायोड वाला सर्किट। तो सबसे पहले एक सिंगल डायोड वाला सर्किट बनाएंगे। तो देखिए इसका फिगर इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे सप्लाई दिया गया है 200 साइन 314 T और सीरीज में एक ठो रेक्टिफायर जो कि डायोड जुड़ा हुआ है और उसके सीरीज में एक ठो रेजिस्टेंस R जो कि 100 ओम का जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो डायोड है उसको आइडियल बोला गया है सवाल में, मतलब कि इसका जो रेजिस्टेंस है वह 0 है, कोई पावर वो कंज्यूम नहीं कर रहा है।
देखिए यहाँ पे अगर डीसी वैल्यू बोलता तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू करंट का निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे आरएमएस मान पूछा है, अतः यहाँ पे आरएमएस मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस करंट का मान हो जाएगा आरएमएस वोल्टेज बटा के रेजिस्टेंस। हम आगे पढ़े हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वोल्टेज बराबर होता है वीएम बटा के 2 होता है। यहाँ पे देखिए वीएम का मान दिया है 200, तो देखिए यहाँ से I0 आरएमएस पर हो जाएगा 200 बटा के 2 गुणे के 100 यानी 1 एम्पियर आ जाएगा। ये किसी भी सोर्स से सप्लाई दो तरीके से दी जाती है, इस बात को बहुत ध्यान से सुने। VS बराबर 230 वोल्ट, यहाँ पे सिर्फ 230 वोल्ट दिया है, तो इसका मतलब है कि यह 230 वोल्ट जो दिया है वह VS बराबर वह आरएमएस मान है। तथा देखिए यहाँ पर एक दिया है VS बराबर 230 इंटू साइन 314T, तो यहाँ पे जो 230 है यह देखिए मैक्सिमम वोल्टेज मान है। अब देखिए इसका आरएमएस निकालने के लिए 230 में देखिए यहाँ पे जो 230 है वह मैक्सिमम वैल्यू है, अतः इसका आरएमएस हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाले का आरएमएस निकालना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही आरएमएस दिया है। देखिए इस सवाल में जो 230 वोल्ट दिया है वह आरएमएस मान दिया है। देखिए लेकिन सवाल में हल करने के लिए हमको मैक्सिमम मान चाहिए था, तो इसलिए इसमें करड़ी में 2 का गुणा किया गया था। इस इम्पोर्टेंट बात को ध्यान रखें। सवाल दिया इनमें से सही पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ कौन सा है? तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन सी वाला है वह सही तरीका से जुड़ा हुआ है। इसको देखिए सही तरीका से जोड़ने के लिए देखिए सबसे पहले बीच में लोड बनाते हैं, और देखिए लोड के ऊपर नीचे दो ठो डायोड बनाते हैं, और देखिए इसमें यह तरीका होता है कि जो पहले वाले डायोड का कैथोड दूसरे वाले डायोड के एनोड से जुड़ा हो, और इसी प्रकार नीचे भी पहले वाले का जो कैथोड हो वह दूसरे वाले डायोड के एनोड से जुड़ा हो। और देखिए दोनों वाले दो जो ऊपर नीचे डायोड दिए हैं दो ठो, उनके बीच से जो पॉइंट है वह निकाल कर बैटरी से जोड़ते हैं, जैसे कि ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे नेगेटिव टर्मिनल। सवाल दिया क्लिपर सर्किट इनपुट तरंग के नकारात्मक या सकारात्मक भाग को क्लिप करने के लिए प्रतिरोध के साथ साथ डायोड और वोल्टेज सोर्स की व्यवस्था का उपयोग करता है। देखिए क्लिपर सर्किट में एक ठो डायोड होता है और वोल्टेज सोर्स होता है और रजिस्टर होता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सर्किट दिखाया गया है, क्लिपर सर्किट का फिगर है। इसमें देखिए सप्लाई में -2 वोल्ट से 10 वोल्ट तक का सप्लाई दिया जा रहा है, लेकिन इसमें देखिए काट कर सिर्फ 2 वोल्ट से 10 वोल्ट तक आउटपुट में प्रदान करवा रहा है। देखिए क्लिपर सर्किट में कोई भी एनर्जी स्टोर्ड एलिमेंट जैसे कि कैपेसिटर अथवा इंडक्टर नहीं होता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्लिपर सर्किट बने हुए हैं, डिफरेंट क्लिपिंग सर्किट्स। देखिए यहाँ पर भी क्लिपर सर्किट बहुत सारे बनाए गए हैं। देखिए द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फेट 2 तरह के होते हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दूसरा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखिए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर देखिए एक होता है डिप्लीशन मोड में काम करते हैं, और इसमें 2 होते हैं, एन चैनल पी चैनल। देखिए एन चैनल का पहचानने का ट्रिक यह होता है कि एन फॉर अंदर। देखिए जब अंदर लिखते हैं तो उसमें जो द पर आधा न आता है, मतलब कि ध्यान दीजिए कि जो एन चैनल वाला होगा उसमें एरो जो होगा वह अंदर की तरफ होगा, मतलब कि जिस भी प्रतीक में अंदर की तरफ एरो दिख जाए तो वो समझ लीजिए कि एन चैनल होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एन चैनल डिप्लेशन मोड फेट में देखिए, और देखिए पी चैनल में बाहर की तरफ है।
देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया प्रतीक है, इसमें देखिए बाहर की तरफ एरो लगा हुआ है गेट में, तो यह पी चैनल जेफेट होगा। देखिए यह कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है और कौन सा मॉसफेट है। तो देखिए जेफेट में जो होता है गेट होता है वह आइसोलेटेड नहीं होता है, जबकि मॉसफेट में बात करें तो गेट टर्मिनल आइसोलेटेड होता है। अर्थात कि यदि बात करें तो जैसे जेफेट में देखिए SiO2 की लेयर नहीं होती है, लेकिन मॉसफेट में SiO2 की लेयर होती है। अर्थात कि जो SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो लेयर होती है वह एक डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करती है, इसीलिए मॉसफेट में जो गेट होता है वह आइसोलेटेड होता है। जैसे कि इस फिगर में देख लीजिए कि जितने भी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के प्रतीक हैं उसमें गेट डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, लेकिन देखिए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फेट यानी मॉसफेट के प्रतीक में देखते हैं तो जितने भी प्रतीक दिए हैं सब में जो गेट टर्मिनल है वह आइसोलेटेड है, मतलब डायरेक्ट जुड़ा नहीं है, तो ये सब मॉसफेट के प्रतीक हैं। अब देखिए डिप्लीशन मोड मॉसफेट तथा इन्हांसमेंट मोड मॉसफेट को कैसे पहचानें। तो देखिए जो डिप्लीशन मोड मॉसफेट होता है उसमें चैनल प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, मतलब चैनल बना होता है। और देखिए इन्हांसमेंट टाइप जो होता है उसमें जो चैनल होता है उसको हम लोग को बनाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो डिप्लीशन मोड वाला है उसमें देखिए जो जुड़ा हुआ है, जो ड्रेन गेट और सोर्स जो होते हैं सब जुड़े हुए हैं, लेकिन देखिए इन्हांसमेंट में सब टूटे हुए हैं बीच में छोटे छोटे। देखिए यन चैनल में गेट टू सोर्स वोल्टेज का मान जो होता है वो नेगेटिव होता है। पी चैनल में गेट टू सोर्स वोल्टेज का मान जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, सवाल दिया एन चैनल जेफेट ऑपरेट्स इन वोल्टेज कंट्रोल्ड रेजिस्टेंस रीजन, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन फॉर द सेम। देखिए हम अब एन चैनल जेफेट का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जेफेट एन चैनल का कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रेन करंट और जो होता है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में खींचते हैं। तो देखिए ड्रेन करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में इस प्रकार का ग्राफ खींचते हैं। इसमें देखिए ए पूरा रीजन जो कि खींचा गया है यह पूरा एकदम से यह लीनियर है, जिसे हम लोग ओमिक रीजन अथवा लीनियर रीजन बोलते हैं। और देखिए इसके राइट साइड का जो ये सब रीजन है इसे हम लोग सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। इसमें देखिए जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है उसको धीमे धीमे बढ़ाते हैं। देखिए पहले 0 रहता है, 0 के बाद देखिए फिर 0 के बाद देखिए लीनियर से सैचुरेशन रीजन में जाने पर जितनी जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं उससे उस लिमिट को वीपी बोलते हैं। मतलब यदि 0 से लगाई अगर वीपी तक वोल्टेज देंगे तो उस अवस्था तक देखिए यह ओमिक रीजन में रहेगा अथवा लीनियर रहेगा। पर देखिए वीपी से यदि ज़्यादा बढ़ाने लगेंगे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को तो वह सैचुरेट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो वीपी है इसी को पिंच ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं। तो देखिए इस सवाल में दिया है एन चैनल जेफेट ऑपरेट्स इन वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टेंस रीजन, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन फॉर द सेम। मतलब यह बोला है कि ओमिक अथवा लीनियर रीजन में क्या संबंध होता है। तो लीनियर के लिए जो सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का मान जो पिंच ऑफ वोल्टेज है उससे कम रहेगा। सवाल दिया है
द कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फेट इज इक्वलेंट टू, देखिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी। देखिए एक तो बीजेटी होता है और एक तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। तो देखिए बीजेटी में बीसीई तथा फेट में जीडीएस, बीसीई और जीडीएस, बीसीई और जीडीएस मतलब कि 20 के इक्विवेलेंट गेट होता है और कलेक्टर के इक्विवेलेंट ड्रेन होता है और एमिटर के इक्विवेलेंट सोर्स होता है। सवाल ये है, फॉर ए जे फेट व्हेन VDS इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द पिंच ऑफ वोल्टेज द ड्रेन करंट, जे फेट के लिए। तो देखिए जब VDS को मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उस समय जो ड्रेन करंट है वो सैचुरेट हो जाएगा, मतलब कि वह कांस्टेंट स्थिर हो जाएगा। पीछे हम पढ़े हैं। देखिए जो बीजेटी होता है उसमें इनपुट करंट बेस करंट होती है तथा आउटपुट करंट जो होता है वह कलेक्टर करंट होता है बीजेटी में। अब देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करें तो उसमें जो इनपुट होता है वह गेट टू सोर्स वोल्टेज, मतलब कि जो गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज लगाते हैं वह इनपुट होता है तथा आउटपुट की बात करें तो ड्रेन करंट जो होती है वह होती है। अर्थात कि बीजेटी की बात करें तो देखिए बीजेटी आउटपुट मतलब कलेक्टर करंट है, मतलब कि आउटपुट के रूप में करंट दे रहा है तथा बीजेटी का इनपुट जो है वह बेस करंट है, मतलब कि इसमें इनपुट भी करंट दिया जा रहा है, मतलब कि यह एक करंट कंट्रोल्ड, मतलब कि बीजेटी करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। जबकि जे फेट की बात करें तो यहाँ पे जो देखिए आउटपुट के रूप में करंट मिल रहा है, परंतु देखिए यह कंट्रोल हो रहा है गेट टू सोर्स वोल्टेज से, मतलब कि यह वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। मतलब कि यहाँ पे जो जे फेट है वह वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। सवाल यह है, इन ए कॉमन सोर्स जे फेट एम्पलीफायर द आउटपुट वोल्टेज इज 180 अंश आउट ऑफ फेज विथ इनपुट। देखिए जे फेट में जो सोर्स होता है वही बीजेटी में एमीटर होता है और एमीटर देखिए जो 180 अंश आउट ऑफ होता है इनपुट से। तो देखिए जे फेट में भी 180 अंश आउट ऑफ फेज विथ इनपुट होगा। सवाल है, एक कॉमन गेट एम्पलीफायर हैज, देखिए बीजेटी में बेस होता है तथा जे फेट में इसके इक्विवेलेंट गेट होता है और देखिए बेस में जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वह बहुत ही लो होता है तथा बीजेटी में जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वह वेरी हाई होता है। अतः देखिए जे फेट में भी देखिए जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वह लो होगा तथा आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा लो इनपुट रेजिस्टेंस एंड हाई आउटपुट रेजिस्टेंस। देखिए मॉसफेट में हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है ड्यू टू SiO2 लेयर, मतलब कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो लेयर होती है उसके कारण इसमें इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है। अतः एक मॉसफेट ऑन अवस्था में यह कैपेसिटर की तरह काम करता है, मतलब कि मॉसफेट को जब चालू करते हैं तो यह वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर की तरह काम करता है।